Subscribe now and press the bell icon. Never miss an. हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट डिस्कशन में, जिसमें एसटी नंबर 36 जीएस के एसटी को आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। और आपके सामने ये सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कहता है देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत के में किस वर्ष शुरू किया गया था? प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो, क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि देवबंद क्या कह रहा है? देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत। अच्छा, अब देखो संयुक्त प्रांत की बात हो रही है तो ये तो बात हमें कंफर्म हमारे दिमाग में समझ में आ गई है कि ये बात 1858 ईस्वी के पहले की बात है। 1858 के समय में हमारे उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत था और हमारी राजधानी जो है आगरा। ठीक है, तो हमें क्या देखना है कि किस वर्ष जो है देवबंद का आंदोलन प्रारंभ हुआ। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। 1866, 1890, 1915 या 1885। तो प्यारे बच्चों, इसका जो सही आंसर है वो आप सबको बताना है। आइए हम देखें इसका क्या सही आंसर होगा। इसका जो सही आंसर है बेटा वो 1866 है। क्या है? 1866। याद रखिए, हम अगर बात करते हैं देवबंद, तो देवबंद उत्तर प्रदेश में जो आंदोलन हुआ था वो हुआ था 1865 और 1866 के समय। तो 1866 में आंदोलन हुआ था, देवबंद आंदोलन। ठीक है, ओके। तो आपसे टाइम पूछा गया, आप टाइम बताएंगे बिल्कुल। यहां अगर देखें 1890 का समय, 1890 में कुछ नहीं बेटा। 1890 या एक साल पहले की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ। 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे और उनके वापस आने के इस दिन को एनआरआई डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म के समय ही भारत देश में एक जन क्रांति लाई गई थी, एक जन क्रांति पार्टी बन गई थी और हम अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके थे, बिल्कुल तैयार हो चुके थे। अब अगला प्रश्न आपके सामने है, आलमगीरपुर से पुरातात्विक खोज गाजियाबाद में जिले को प्रतिबंधित किया गया है। देखो भाई, आलमगीरपुर पुरातत्व गाजियाबाद जिले ने प्रतिबिंबित किया। किसको प्रतिबिंबित किया था? गुप्त डायनेस्टी को, गुप्त पीरियड को, या हड़प्पा कल्चर को, वैदिक कल्चर को, या मौर्य कल्चर को? तो क्या है? तो आइए प्यारे बच्चों, एक बार इसका थोड़ा सा हम लोग मैप देख लेते हैं। मुश्किल से हमें थोड़ा सा समय लगेगा, 1 मिनट से भी कम समय लगेगा इस मैप को ड्रॉ करने में और आपको समझाने में। तो हमारे प्यारे बच्चे सब बोर्ड पे देख रहे होंगे बराबर। ऐसे अगर हम बना दें तो हम यहां देखते हैं, ये जो जगह थे बेटा, ये जगह है मांडा। अगर हम इस जगह की बात करें तो ये जगह है बेटा दैमाबाद, ये जगह हो गई दैमाबाद। अगर इस जगह की बात करें तो ये जगह हो गई बेटे आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में है, मेरठ के पास। और यहाँ पे अगर हम ये कहें तो ये है बेटा, ये है सुप्तकोंडा। क्या है? सुप्तकोंडा। ये क्या है? ये जगह है सुप्तकोंडा। अब ये जो आप देख रहे हैं, इतना एरिया, यही पूरा क्षेत्र हमारा हड़प्पा का सभ्यता है, या हड़प्पा की सभ्यता को ये पूरा क्षेत्र क्या करता है? डिनोट करता है, या हड़प्पा की सभ्यता को यह पूरा क्षेत्र क्या करता है बेटा? बताता है। तो हमें यहाँ क्या देखना है कि आलमगीरपुर गाजियाबाद वाला जो है ये हड़प्पा कल्चर होना चाहिए इसका आंसर। जो भी हमारे प्यारे बच्चे हड़प्पा पे सही आंसर टिक किए होंगे उन सभी का बिल्कुल सही है, बिल्कुल सटीक है। प्यारे बच्चों, हड़प्पा को आप देख लीजिए, हड़प्पा क्या है? बिल्कुल आपका सही आंसर है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। जिन भी प्यारे बच्चों ने बी ऑप्शन के साथ में करेक्ट किया है या बी ऑप्शन को चुना है, प्यारे बच्चों, उन सभी का जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। अब अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न हमारा है, बेगम समरू चर्च उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बेगम समरू चर्च लोकेट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश? बेगम समरू चर्च उत्तर प्रदेश के किस जिले में है?
इन चार में से आपको एक बताना है। गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर, सहारनपुर, क्या है सही आंसर? हमारे प्यारे बच्चे जल्दी से, प्यारे बच्चों आप लोगों ने किया होगा आंसर, तो आप इसको बता भी सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट में अपना आंसर देंगे। तो देखिए इसका जो आंसर है वो क्या है बेटा? मेरठ है। क्या है इसका आंसर? मेरठ। ठीक है। बेगम समरू चर्च कहाँ पे है? मेरठ में है बच्चे। बेगम समरू चर्च कहाँ पे है? मेरठ में है। मेरठ। जैसे अगर आपसे कभी पूछा जाए सेंट कैथेड्रल कहाँ है? कैथेड्रल, अगर सेंट कैथेड्रल की बात करें तो ये कहाँ है? ये लखनऊ में है। सेंट कैथेड्रल कहाँ है बेटा? लखनऊ में है। वैसे ही बेगम समरू चर्च कहाँ पड़ता है? ये मेरठ में पड़ता है। तो जिन बच्चों ने मेरठ आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री कौन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है बेटा। एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से आप लोग सीएम की जो लिस्ट है, हम ये कहते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है, और इनकी जो पूरी कैबिनेट लिस्ट है, एक बार बेटा सारे लोग कैबिनेट लिस्ट को अच्छे से देख लेंगे, और कैबिनेट लिस्ट देख लेंगे तो आपको जो भी लगातार इसमें मंत्री रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य से लेकर, अगर हम ये कहें जी, पाठक जी, स्वतंत्र देव सिंह जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, अब तो नहीं रहे हैं पार्टी में बेटा, वो बाहर है, माफ करिएगा, सूर्य प्रताप शाही जी, सुरेश खन्ना जी, इन सभी व्यक्तियों को, ठीक है, अरविंद चतुर्वेदी जी, इन सभी का नाम एक बार ध्यान से आप देखें। और अगर अभी हम बात करें संसदीय कार्य मंत्री, पार्लियामेंट्री मिनिस्ट्री का पार्ट जो है दिया गया है, तो वो सुरेश कुमार खन्ना जी के पास में है बेटा, सुरेश कुमार खन्ना जी। तो जो आंसर है सुरेश कुमार खन्ना जी है। ये कई देशों की यात्राएं भी कर चुके हैं अभी तक, यूएसए की यात्रा पे जा चुके हैं, हांगकांग, यूरोप, अन्य देशों की यात्राओं पे भी जा चुके हैं। तो इसका जो सही आंसर है प्यारे बच्चों वो क्या है? डी है। तो जो भी प्यारे बच्चे हमारे डी के साथ में गए हैं, डी ऑप्शन को बताया है उन्होंने, वो सभी बिल्कुल सही हैं। ओके, वेरी गुड बेटा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है रघुपति सहाय फिराक उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ लिखा है रघुपति सहाय फिराक उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? ऑप्शन है मेरठ, आगरा, गोरखपुर, कानपुर। क्या है बिल्कुल सही आंसर? प्यारे बच्चों आप बिल्कुल बताने का प्रयास करेंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छा बता ले जाएंगे सभी, ठीक है। तो आइए देखें इसका जो सही आंसर है वो क्या है बेटा? गोरखपुर है। अगर हम बात करते हैं रघुपति सहाय फिराक कहाँ से हैं बेटा? ये है गोरखपुर से हैं। ये कहाँ से हैं ये बच्चे? गोरखपुर से हैं। तो गोरखपुर जो है वो क्या है इनके लिए? करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों। तो गोरखपुर। जो भी बच्चे सी ऑप्शन के साथ गए हैं, सी ऑप्शन कहाँ है, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, गोरखपुर इज करेक्ट आंसर। वेरी गुड प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न ध्यान दें हमारे लिए, आप सबके लिए बेटा। अगला प्रश्न है मिर्जा गालिब की अगर हम बात करते हैं बेटा, मिर्जा गालिब की अगर हम कहें तो मिर्जा गालिब जो है का जन्म किस वर्ष हुआ है? देखिए, मिर्जा गालिब वॉज बोर्न इन विच ईयर? इन चारों में से आपको बताना है क्या सही आंसर है जब मिर्जा गालिब का जन्म हुआ। क्या 1757 है, क्या 1797 है, 1815 है, या 1881 है? क्या है इसका सही आंसर? ठीक है, तो मिर्जा गालिब, प्यारे बच्चों मिर्जा गालिब का जन्म 1797 में हुआ था। मिर्जा गालिब का जन्म जो है वो कब हुआ था? 1797 में हुआ था। मिर्जा गालिब कई बार आता है दिमाग में, मिर्जा गालिब किस क्षेत्र से थे? मिर्जा गालिब किस क्षेत्र से थे? मिर्जा गालिब एक संगीत के सम्राट थे और संगीत और कला की प्रतिभा का इन्होंने अपना जौहर दिखाया है और काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है मिर्जा गालिब। 1797 में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। तो वर्ष पूछा गया था, आप वर्ष बता पाए होंगे आप सभी, तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों, ठीक है।
अब आपके सामने अगला प्रश्न आ चुका है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, भारत कला भवन संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? भारत कला संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आप सबको ये बताना है प्यारे बच्चों। भारत कला संग्रहालय भवन उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है लखनऊ, वाराणसी, मेरठ या कानपुर। क्या है इसका सही आंसर? तो आप सभी देखिए, इसका जो सही आंसर है बेटा वो बनारस है। क्या सही आंसर है? बनारस। चलिए मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में ज़रा बता देता हूँ, जिससे आपकी नॉलेज थोड़ी सी बढ़ जाए, इन्हेंस हो जाए, आपको ये याद भी रहे। जैसे बेटा अगर हम कहें भातखंडे संगीत विद्यालय, अगर हम भातखंडे संगीत विद्यालय की बात करें तो ये लखनऊ में है। अगर हम ये कह दें आनंद भवन की बात करें, ये मोतीलाल नेहरू द्वारा निर्मित किया गया या बनवाया गया, या पंडित जवाहरलाल नेहरू का सहयोग रहा इसमें, नेहरू परिवार का। और ये इलाहाबाद, वर्तमान में परिवर्तित नाम कहें तो प्रयागराज, ये प्रयागराज में है। अच्छा, इसके बाद अगर हम कहें जैसे बापू भवन, जवाहर भवन, इंदिरा भवन, अगर इस तरह के भवन की बात करते हैं तो ये तीनों बेटा कहाँ हैं? लखनऊ में है। उसी तरह से अभी हम क्या देख पा रहे हैं कि भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये लखनऊ नहीं, आप बनारस टिक करेंगे। मेरठ में खेल का विश्वविद्यालय है, इनके लिए ये सब आप बता पाएंगे। यहाँ खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। यहाँ IIT के कॉलेज हैं हमारे कानपुर में। तो इस तरह से चीज़ें हैं अलग अलग जगहों पर। हो सकता है कभी आपसे यहाँ के बारे में, इन जगहों के बारे में एक आध क्वेश्चन जो है पूछा जाए, तो मुझे उम्मीद है आप इसको जो है सही बता पाए होंगे, सही आप सभी इसको कर पाएंगे प्यारे बच्चों। तो अगला को प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि देवा शरीफ उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आप सभी को बताना है कि देवा शरीफ उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है प्यारे बच्चों। क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन है लखनऊ है, वाराणसी है, मेरठ है या बाराबंकी है। क्या है इसका सही आंसर? उत्तर प्रदेश में देवा शरीफ कहाँ पर स्थित है? देवा शरीफ उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है लखनऊ, बनारस, मेरठ और बाराबंकी। मैं समझता हूँ ये प्रश्न एक ऐसा प्रश्न होगा जो सारे बच्चों को आता होगा, और ये बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर हम बात करें बेटा लखनऊ की, तो लखनऊ से एक मार्ग जो है, एक मार्ग निकल जाता है बाराबंकी जिले को। कहाँ निकल जाता है? बाराबंकी जिले को। लेकिन बाराबंकी जाने के पहले ही एक मार्ग कट जाता है आपका देवा शरीफ की मज़ार को, देवा शरीफ की मज़ार को। और जहाँ पर है आपका देवा शरीफ, क्या है? देवा शरीफ। हाँ, अगर हम लोकेशन के तौर पे कहें तो लोकेशन यहाँ पे जो है बेटा बाराबंकी ही लगती है। क्या लगती है? बाराबंकी। ठीक है, तो आप इसको जो है इस तरह से आप बता पाएंगे, इस तरह से आप समझा पाएंगे। तो लखनऊ से देवा शरीफ बहुत ही करीब है, बाराबंकी क्षेत्र से है, तो आंसर इसका बाराबंकी है। जो भी हमारे प्यारे बच्चे बाराबंकी किए होंगे आंसर, उन सभी का सही आंसर है बाराबंकी ही। क्या था बेटा? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। तो प्यारे बच्चों, मैं समझता हूँ यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर होंगी, यहाँ तक की चीज़ों में आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अब हमारे सामने आपका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की दशकीय विकास दर क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, अगर मैं आपको पहले थोड़ी सी बात समझा दूं। क्या बात समझा दूं? अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की दशकीय जनगणना की, उत्तर प्रदेश की दशकीय जनगणना की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो जनगणना है या जो जनसंख्या थी 2011
2011 के अनुसार 19,98,25,651 ये लगभग थी, ये लगभग थी। और आज अगर हम ये कहें कि 2021 में लगभग जो आबादी है वो 24 करोड़ से अधिक ऊपर जा चुकी है। 24 करोड़ से अधिक जो है ऊपर जा चुकी है, लगभग 25 से 26 करोड़ के आसपास आबादी है इस समय। तो अगर हम ये कहें कि यहाँ जो आबादी की वृद्धि है वो लगभग बेटा 20.23% के आसपास है, तो ऐसे में ऑप्शन नंबर जो है सी आपका लगभग जो है सही होना चाहिए, सी सही होगा। तो प्यारे बच्चे सी जो है आपका आंसर सही है। अगर हम कहें 2011 जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की दशकीय विकास दर क्या है, तो दशकीय विकास दर की बात आप 2020 मतलब 20.20% जो दशक के हिसाब से हमारे यहाँ जनसंख्या की वृद्धि हो रही है वो वृद्धि आपको दिख रही है, या उस वृद्धि के बारे में आपको पता चल पा रहा है। तो मैं चीज़ें समझता हूँ यहाँ तक आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई हुई होगी। आप जनगणना जनसंख्या देख रहे हैं। अगर हम जनसंख्या के बारे में कुछ और बातें करें तो हम ये आपको बता सकते हैं, क्या आपको जानना है कुछ और बातें कर लें। कई बार हो सकता है आपसे पूछा जाता है भारत में पहली जनसंख्या की जो गणना की गई वो 1872 में की गई। 1872 में अगर कहें तो लॉर्ड मेयो का शासन था हमारे भारत में, लॉर्ड मेयो एज अ गवर्नर थे। अच्छा, फिर अगर हम कहें तो 1881 में दशकीय जनगणना प्रारंभ हो गई थी हमारे देश में। क्या हो गई थी? दशकीय जनगणना प्रारंभ हो गई थी, दशकीय जनगणना प्रारंभ हो गई। और इस समय भारत में जो शासन रहा है वो लॉर्ड रिपन साहब का शासन था, फिर अगर हम समझें हमारे भारत में 2021 में, तो 2021 में जनगणना होनी थी बच्चा, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई जनगणना नहीं हो पाई। जनगणना ना हो पाने का कारण था कोविड-19 के कारण लॉकडाउन जैसी समस्याएं देश में आ गई, जिस कारण सरकार के कई कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पाए और इस तरह की प्रॉब्लम हमने फेस की। तो अगर हम ये कहें कि अगर हम यहाँ देख लें कि 2011 तक हम 17 बार लगभग जनगणना कर चुके हैं। अगर आप इसको बैक करके ले जाओगे तो आपका यही हिस्सा आपको मिल जाएगा, लगभग 17 बार जनगणना हम कर चुके हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्वतंत्र भारत की तो 1950 से अगर देखेंगे तो 50 से 5 2000, फिर 2001 2011, मतलब 7 बार यहाँ पे हो चुकी है। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं, ये चीज़ें आप सब कर भी पा रहे हैं। अब अगला प्रश्न हमारे सामने है, चुनारगढ़ भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, चुनारगढ़ भारत के किस राज्य में स्थित है? आपको देखना है कि चुनारगढ़ भारत के किस राज्य में स्थित है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। अच्छा, जब भी कहीं भी शब्द में अगर गढ़ जैसा लगता है तो ज़्यादातर हमारे दिमाग में इस तरह के विचार आते हैं कि ये कहीं का खंडहर होगा, कहीं किला होगा, कोई दुर्ग होगा, या कोई पुराना किला होगा जो किसी राजा महाराजाओं के द्वारा बनाया गया है। तो ऐसे में दिमाग में चलते हैं कई बार कि सर शायद राजस्थान हो सकता है या तो मध्य प्रदेश हो सकता है, इस तरह की बातें आती हैं। लेकिन चुनार की बात करें, चुनार या चुनारगढ़ की बात करें तो बेटा चुनारगढ़ जो है ये मिर्जापुर में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है? मिर्जापुर में। और मिर्जापुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन डी जो है वो सही होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन जो है डी वो सही हो जाएगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम कहें चुनारगढ़, तो चुनारगढ़ कहाँ पड़ता है? भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत में पड़ता है ये। तो भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत में पड़ता है क्या? चुनारगढ़। तो आपका यूपी जो सही आंसर है। हाँ, अगर हम किलों की बात करें तो ज़्यादातर हमारे यहाँ किले, ज़्यादातर हमारे यहाँ फोर्ट
ये हमें राजस्थान में मिलते हैं, ये बात सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ अगर चुनारगढ़ की बात की गई तो चुनारगढ़ हमें कहाँ मिला है, ये हमें उत्तर प्रदेश मिला है। तो जो भी बच्चे हमारे उत्तर प्रदेश टिक किए होंगे आंसर में, अपने क्वेश्चन के आंसर में, उन सभी प्यारे बच्चों का बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। अब हमारे सामने आपका अगला प्रश्न, ये प्रश्न है 11वां प्रश्न, और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है बेटा। इस प्रश्न को मैंने क्लास में, मुझे याद है कम से कम हर एक क्लास में 2 बार 3 बार 4 बार मैं अपने सेशन में बताता हूँ, और रेगुलर जब तक हम मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ाते हैं तो आपको ये जरूर बताते हैं कि बेटा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सरोजिनी नायडू को किस वर्ष उनका अध्यक्ष चुना गया था, और ये भारत की पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्षा रही हैं। ठीक है, इनसे पहले एनी बेसेंट जी रह चुकी हैं। तो यहाँ पे प्रश्न क्या है कि सरोजिनी नायडू को किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, तो सरोजिनी नायडू वॉज अपॉइंटेड एज अ नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट इन विच ईयर। ठीक है, तो आइए हम एक बार जल्दी से इसका अध्ययन कर लेते हैं और आपको फटाफट इसकी बातें जो है समझ में आ जाएंगी प्यारे बच्चों। अगर हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, आईएनसी की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में 28 दिसंबर 1885 को हुई। स्थापना कहाँ हुई थी? बॉम्बे में हुई थी। बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना हुई है। महाविद्यालय में इसकी स्थापना हुई है। अच्छा, और एक बात समझें, पहले सम्मेलन में 72 लोग पार्ट किए थे। पहले अगर सम्मेलन में हम अगर बात करें बेटा, पहले सम्मेलन में लगभग 72 लोग जो है क्या किए थे, पार्ट किए थे। ठीक है, 72 लोगों का जो पार्टिसिपेशन था वो था पहले सम्मेलन में। ठीक है, 72 लोग सहयोग में रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ प्रश्न था कि किस वर्ष ये बनी थी। ये बनी थी 1925 में। ये कब बनी थी बेटा? 1925 में। और 1925 में ये कहाँ पे सम्मेलन हुआ था? सम्मेलन हुआ था कानपुर में। इसमें जगह नहीं लिखी है बेटा, आप लिख लेंगे जगह, कानपुर में। कहाँ पे? कानपुर में इसका सम्मेलन हुआ था ये। तो सरोजिनी नायडू यहाँ से बनी थी। अच्छा, 1924 की अगर बात करें तो 1924 में महात्मा गांधी जी थे, जो कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था। इसी समय गांधी जी असहयोग आंदोलन के चक्कर में जेल से वापस आए ही थे कि उन्होंने क्या किया, कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने के बाद में वो अध्यक्ष के पद पे नियुक्त हुए। अच्छा बेटा, 1916 की बात करें तो 1916 में कहाँ हुआ था? ये लखनऊ में हुआ था, रविंद्रालय चारबाग में। और इसमें अध्यक्षता किसने की थी? इसमें अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। अंबिका चरण मजूमदार ने। 1916 का आंसर जो है आइए कहाँ हुआ था, ये आप कमेंट करके बताएंगे क्या है सही। बिल्कुल, तो मैं समझता हूँ यहाँ तक की बातें मेरे प्यारे बच्चों को सभी को समझ में आ गई होगी, आपको कोई डाउट नहीं होगा, एकदम क्लियर होगी। देखिए, बिल्कुल सही आंसर आपको क्या मिल गया बेटा? 1925। वेरी गुड। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम गर्मी पड़ती है? भाई बहुत अच्छी बात है, जहाँ बरसात ज़्यादा वहाँ गर्मी कम, या जहाँ बरसात ज़्यादा वहाँ गर्मी ज़्यादा। आपको बताना है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा या सबसे कम गर्मी पड़ती है। तो क्या है? सबसे कम गर्मी उत्तर प्रदेश के किस जिले में पड़ती है, यही आपको बताना है। सबसे कम गर्मी कहाँ पड़ती है? तो प्यारे बच्चों आइए देखते हैं क्या है। गोरखपुर। गोरखपुर में क्या है? सबसे कम गर्मी पड़ती है, जबकि आगरा में ज़्यादा गर्मी, मेरठ में, बरेली में ज़्यादा गर्मी है कंपेयर देन गोरखपुर। तो गोरखपुर एक तराई का क्षेत्र भी है। गोरखपुर नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ ये रीजन है, और वहाँ बरसात भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वहाँ पे जो है गर्मी कम पड़ती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम वन आवरण क्षेत्र है? मतलब सबसे कम फॉरेस्ट कहाँ पे है, सबसे कम फॉरेस्ट कवरिंग एरिया कौन सा है? ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। विच डिस्ट्रिक्ट हैज उत्तर प्रदेश हैज मिनिमम फॉरेस्ट कवर एरिया? सबसे कम डिस्ट्रिक्ट का सबसे कम जो है फॉरेस्ट कवर एरिया कौन सा है? मऊ है। मऊ में तो बेटा पर्याप्त मात्रा में वन है। भदोही, हाँ भाई भदोही तो हो सकता है, भदोही सही आंसर है।
ठीक है, मैनपुरी में भी सफिशिएंट है, और सोनभद्र तो काफी बड़ा क्षेत्र है ये, तो वहां पे पर्याप्त जो है चीजें हैं, तो इसका आंसर भदोही होना चाहिए बेटा। क्या होना चाहिए? भदोही, याद रखेंगे। अगर हम बात करें, दो तीन बातें आइए और हम लोग समझ लेते हैं। अगर हम वन में सर्वाधिक क्षेत्र कहें, वन में सर्वाधिक क्षेत्र कहें, तो आपको उस समय नाम लेना पड़ेगा लखीमपुर खीरी। किसका नाम लेंगे बेटा आप? लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी में पर्याप्त मात्रा में वन क्षेत्र है। इसके बाद अगर हम कहें तो सीतापुर क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में वन क्षेत्र है। और अगर यही सर्वाधिक की जगह न्यूनतम अगर कहा गया है, शब्द न्यूनतम कहा गया है, तो न्यूनतम जो है बेटा वो कहाँ मिलेगा आपको? न्यूनतम मिलेगा भदोही के पास। कहाँ मिलेगा? भदोही के पास। भदोही सिर्फ और सिर्फ अगर हम कहें तो कालीन के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है बेटा? कालीन के लिए फेमस है भदोही। तो ये कालीन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है भदोही। अब आपके सामने अगला प्रश्न आ चुका है, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देखिए, जब भी हम टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो सीधे दिमाग में आता है कि पीलीभीत होना चाहिए उस जगह पर, या पीलीभीत होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बात क्या की गई है? बात की गई थी अमानगढ़ की। तो आपको बताना है कि अमानगढ़ का जो टाइगर रिजर्व है वो किस जिले में है। तो अमानगढ़ बेटा पड़ता है कहाँ पे? बिजनौर में, पीलीभीत नहीं है। पीलीभीत में टाइगर रिजर्व है वो एक अलग बात है। चित्रकूट नहीं, ये नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है बेटा? बिजनौर है। तो सही आंसर क्या मिलेगा आपको? बिजनौर। एक बार देख लीजिए सब लोग। अगर हम बात करते हैं अमानगढ़ टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है? बिजनौर में है। ये बिजनौर वही जिला है जहां से गंगा प्रवेश करती है, जहां से गंगा प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है गंगा? उत्तर प्रदेश में। तो ये जो क्या है वो क्या है जिला बेटा? वो बिजनौर है। तो बिजनौर जो है इसके लिए बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल सही आंसर है। तो जिन भी बच्चों ने हमारे बिजनौर आंसर किया है प्यारे बच्चों, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों। बिजनौर इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि उत्तर प्रदेश का पहला नागरिक सुविधा केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? ठीक है, द फर्स्ट सिविक एमिनिटी सेंटर ऑफ द उत्तर प्रदेश हैज बीन सेट अप इन यूपी इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में नागरिक सुरक्षा केंद्र स्थापित किया गया है? आपके सामने चार ऑप्शन है, बनारस है, लखनऊ है, कानपुर है, प्रयागराज है। ऐसे में मैं समझता हूं कि हमारे प्यारे बच्चे लगभग सही किए होंगे और सभी ने क्या किया होगा? लखनऊ को बताया होगा। तो जो भी बच्चे लखनऊ की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। तो प्यारे बच्चों लखनऊ जो है वो बिल्कुल सही है। पहला नागरिक सुविधा केंद्र कहां पर है? लखनऊ में है। पहला नागरिक सुविधा केंद्र कहां है बेटा? लखनऊ में। तो जो बच्चे लखनऊ के साथ जा रहे हैं उन सभी का सही है। ओके, अगला देखिए हम लोग कि उत्तर प्रदेश ने कितने जिलों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाने का निर्णय लिया है? उत्तर प्रदेश ने कितने जिलों में सॉफ्टवेयर पार्क बनाने का निर्णय जो है बेटा वो लिया है? निर्णय जो लिया है आपको बताना है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में बनना है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, 4, 5, 6, 7। क्या है सही आंसर? तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा 4 जिले। कितने जिले हैं इसके लिए? 4 जिले हैं। 4 जिलों में क्या बनना है? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनना है, जिनमें अगर हम बात करें तो लखनऊ इज वन ऑफ देम। ओके, लखनऊ क्या है बेटा? उसमें एक है। अगला, यस, देखिए करेक्ट आंसर क्या है बेटा? 4 है, जिसमें लखनऊ क्या है? एक प्रमुख है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में बंदर वन बनाने का निर्णय लिया है? देखो भाई, इस समय तो अगर हम कहें सबसे ज्यादा जो समस्या हमें दिख रही है अपने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वो बंदरों की है। ठीक है, तो अगर हम बेटा बात करें लखनऊ की, तो अगर लखनऊ इस तरह से कुछ है, मान लीजिए ये एक प्रकार का मैप है, मैनिस्ट्रो मैप का फुल फॉर्म होता है जी
मैनेजिंग एनिस ट्रॉफी प्रूव, ठीक है। तो अगर हम बात करें लखनऊ, तो लखनऊ में जैसे अगर इस साइड बात करें तो ये क्षेत्र टच करता है सीतापुर को, ऊपर का टच करता है ये हरदोई को, इधर से टच करता है बेटा उन्नाव को, उन्नाव के आगे ही यहाँ लग जाता है हमारा, अगर हम कहें कानपुर रीजन को, इधर से आ जाएं तो रायबरेली या फतेहपुर, और ये बाराबंकी। तो ऐसे है। तो इसके आउटर कोर की अगर हम बात करें, लखनऊ के चारों तरफ जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक बनाया जा रहा है बंदर वन। क्या बनाया जा रहा है? बंदर वन। और ये जो बंदर वन बनेगा, इसमें इसे क्या होगा, इससे ये होगा कि वहां पे फलदार पेड़, फलदार वृक्ष, पार्क इत्यादि चीजें जो डेवलप की जाएंगी, जिससे हम पूरी तरीके से उनकी प्रजातियों पर विकास भी हो और प्लस हम उनको सुरक्षा भी दे पाएं। तो मैं समझता हूं क्या है, बिल्कुल लखनऊ जो है इसके लिए करेक्ट आंसर है। आप चीज़ों को देख भी पा रहे हैं, समझ भी पा रहे हैं। तो क्या है इसके लिए सही? लखनऊ। तो आप लखनऊ के साथ अगर जाते हैं तो करेक्ट है बच्चों। क्या है सही? लखनऊ। लखनऊ बिल्कुल करेक्ट है। अब आपके सामने एक अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य पुलिस ने आईआईटी कानपुर के द्वारा विकसित नए साइबर अपराध उद्योग को तैनात करने का निर्णय लिया है? क्या प्रश्न है? प्रश्न है उत्तर प्रदेश में किस राज्य पुलिस ने आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित नए साइबर अपराध और उपकरणों को तैयार करने का निर्णय लिया है? तो किस पुलिस की बात यहाँ पे की जा रही है? किस प्रादेशिक पुलिस की बात यहाँ पे की जा रही है? मध्य प्रदेश पुलिस की बात है, उत्तर प्रदेश पुलिस की बात है, गुजरात पुलिस की बात है, या तेलंगाना पुलिस की बात है? तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? उत्तर प्रदेश पुलिस। तो हम लोग चूंकि यूपी की जीके पढ़ रहे हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? यूपी पुलिस, माने उत्तर प्रदेश पुलिस। उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप सब जानते हैं लिखा रहता है उपरापू, उपरापू ऐसे, मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा, विषम परिस्थितियों में डायल 112। आप इसको याद रखेंगे। अगर आप ये याद रखेंगे तो हमेशा उत्तर प्रदेश पुलिस आपकी सेवा में है, सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा, यही टैगलाइन है हमारे उत्तर प्रदेश के, और एक जल्दी और बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को, प्रदेश को शो करता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? बहुत अच्छी बात है। आइए घाघरा नदी के बारे में अगर हम समझें या अगर हम जानें तो क्या जानेंगे। जैसे हमने आपसे बताया, मान लेते हैं ये हमारा भारत है। इस तरह से अगर हम भारत के मैप को बनाते हैं, प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान देंगे, सब समझेंगे यहाँ पे। ऐसे मान लीजिए कुछ इस तरह से भारत का हिस्सा है, और अगर हम बीच में थोड़ा सा ले लें अगर इसको, तो हम क्या देखते हैं कि थोड़ा इस तरह से है। अब यहाँ पे ये नेपाल का रीजन है, यहाँ पे अगर आ गए हम, ये नेपाल का रीजन है, ये वाला ये। तो नेपाल से यह नदी निकलती है और फिर ये बिहार के क्षेत्र में अगर हम कहें इसको, नेपाल से ये नदी निकलती है। नेपाल में हम इसे कहते हैं नारायणी। क्या कहते हैं? नारायणी। और जब उत्तर प्रदेश में ये नदी बहती है तो यहाँ पे इसे कहा जाता है घाघरा। और जब यही नदी अगर हम ये कह दें कि बिहार में जाती है, बिहार में, तो बिहार में छपरा के पास, छपरा के पास गंगा से मिल जाती है, और गंगा में ये नदी मिलकर गंगा की धारा के साथ जो है आगे बढ़ती है। गंगा की धारा के साथ ये क्या होती है?
ये आगे बढ़ जाती है नदी ऐसे, और फिर यही नदी जो है कहाँ जाती है, गंगा सागर में जाकर अपना अस्तित्व विलीन कर लेती है। अब घाघरा की कई सहायक नदियां हैं छोटी छोटी, जैसे अगर हम कहें तो छोटी गंडक, गंडक, अगर इसे ना कह के अगर हम केवल गंडक कहें तो भी उचित है। जैसे राप्ती नदी। अब राप्ती नदी कहाँ बहती है, राप्ती नदी बहती है गोरखपुर में। राप्ती कहाँ बहती है, गोरखपुर में। तो गोरखपुर में राप्ती नदी है, गंडक है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं सेठी वहाँ की वैसे नदी नहीं है, वहाँ पे सेठी की जगह अगर सही टर्म दे दें तो सही के अवशेष आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर हम सही कहते तो सही हो जाता है। तो ऑल ऑफ अबव इज अ करेक्ट आंसर। ऐसे में क्या है कि जो सभी हैं वो क्या हैं, सभी बिल्कुल हमारे करेक्ट हैं, ठीक है। तो इसमें आंसर जो है ऑल ऑफ अबव। जो भी प्यारे बच्चे ऑल ऑफ अबव के साथ गए हैं, ऑल ऑफ अबव आपने किया है, उन सभी का बिल्कुल सही है, कोई भी गलती नहीं है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। ओके, अभी अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस व्यक्ति ने इंडियन आइडल 13 शो जीता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में किस जिले के किस व्यक्ति ने इंडियन आइडल 13 का शो जीता है? आपके सामने चार ऑप्शन है। Which of the following person has been Uttar Pradesh and won the show Idol number 13? देव स्मिथ रॉय, ऋषि सिंह, शिवम सिंह, विनीत सिंह। क्या है इसका सही आंसर? तो मुझे तो जहां तक पता है बेटा इसका आंसर ऋषि सिंह है। आइए देखें, ये ऋषि सिंह इज द करेक्ट आंसर। आपको बताएं ऋषि सिंह जी अयोध्या से हैं और ये ही जीते हैं इंडियन आइडल नंबर 13 का अवार्ड। इंडियन आइडल 13 का अवार्ड जीतने वाले कौन है? ऋषि सिंह जी हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया? अब बिल्कुल देखो सही बात आ गई है, सती प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया है? तो प्यारे बच्चों आइए देखें कब अवैध घोषित किया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे देश में गवर्नर की, तो मैं एक गवर्नर की सूची आपको समझा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप सभी। सबसे पहले हमारे यहाँ जो गवर्नर थे वो थे क्लाइव के बाद में 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो उस समय गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग। क्या नाम था उनका? वॉरेन हेस्टिंग। तो वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो 1773 से लेके और ये गवर्नर बने रहे BGG कहते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, या इसको हम GGB कहें ज़्यादा सूटेबल है। अच्छा, इसके बाद में अगर कहें 1828 और 1829 के समय GGI की पोस्ट हो गई, माने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो भारतीय गवर्नर बन गए। और जो सबसे पहले भारतीय गवर्नर बने थे वो उन्हीं का नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या नाम था उनका? लॉर्ड विलियम बेंटिक साहब। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही राजा राम मोहन राय के साथ में सती प्रथा का अंत किया था। सती प्रथा का क्या किया था इन्होंने? अंत किया था। तो अंत करने के लिए कौन सा ये समाज बनाए थे बेटा? ये समाज बनाए थे ब्रह्म समाज बना था। और बाद में यही 1858 में हमारे यहाँ वायसराय का पद बन गया। और बाद में 1947 में ये व्यवस्था क्या हो गई? 47-48 में खत्म जैसी हो गई और माउंटबेटन के बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी आ गए। तो आप देख रहे हैं 28 और 29 का समय हो जाएगा। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। तो प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे आंसर नंबर ए किए हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। तो नाउ ए इज अ करेक्ट आंसर। वेरी गुड। जो भी बच्चे हमारे ए के साथ जा रहे थे, ए आंसर बताया था उन लोगों ने, ठीक है, उन सभी का आंसर जो था वो सभी था, सही था। जो भी प्यारे बच्चे ए के साथ गए थे, ए का आंसर क्या था? बिल्कुल सही था, बिल्कुल करेक्ट आंसर था। अब अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। जैन धर्म, अगर हम बात करते हैं बेटा जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथों को कहा जाता है? बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है, यहां ध्यान दीजिए। अगर हम बात करते हैं जैन धर्म, तो आपको सभी को पता है कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर रहे हैं।
24 तीर्थंकर रहे हैं। तो मैं आपको कुछ शॉर्ट में इसके बारे में बता देता हूं जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। देखिए भाई, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर थे संभवनाथ, फिर अजीतनाथ, फिर उदयनाथ, फिर अगर कहें 23वें पार्श्वनाथ, 23वें की बात कर रहे हैं पार्श्वनाथ, फिर अगर 24वें तीर्थंकर हम कहें तो महावीर स्वामी। क्या है? महावीर स्वामी। अब महावीर स्वामी का जो जन्म है वो 540 ईसा पूर्व वैशाली कुंडग्राम में हुआ। 72 वर्ष का जीवन रहा इनका। उसके पश्चात इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इनकी मृत्यु कुशीनगर पावापुरी में हुई थी। फिर हमने इनके बारे में क्या जाना था कि महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा था। अच्छा, पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम ओजा, और उसके बाद में इनके जो दामाद थे उनका नाम था जमाली। और बाद में इन्होंने क्या किया, इन्होंने उपदेश दिए थे। जो इनके उपदेश थे, जो इनकी शिक्षाएं थी, जो इनके ग्रंथ थे, उनको हमने कहा आगम। क्या कहा? आगम। अच्छा, इन्होंने शिक्षाएं क्या दी थी बच्चा? इन्होंने शिक्षाओं में कहा था, शिक्षाओं में क्या कहा था? इन्होंने कहा था सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये पार्श्वनाथ की थी। और इसी में इन्होंने अपना एक ब्रह्मचर्य जोड़ दिया। फिर 5 शिक्षाएं इनकी मानी गई और इन्होंने आगम जैसी संज्ञा दी। इसको क्या कहा बेटा? आगम कहा। तो जो भी बच्चे हमारे आगम को टिक किए हैं वो सभी सही हैं। सूत्र नहीं है, त्रिपिटक नहीं है। इन्होंने 3 रत्न दिए थे। त्रिपिटक तो बेटा बुद्धिज्म में हमको मिलता है ना, विनय पिटक, शुभ पिटक, विधम पिटक, ये वहां पिटक थे, तो यहाँ नहीं है। महायान, ये देखो महायान नहीं, हीनयान, महायान वो सब बुद्धिज्म में है। और जैन धर्म में अगर हम कहेंगे तो यहाँ श्वेतंबरम और दिगंबरम था। तो श्वेतंबर और दिगंबर कहाँ पर प्रमाण मिलता है? तो ऐसे में आगम जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। जो बच्चे हमारे ए के साथ गए होंगे, जिन प्यारे बच्चों ने ए आंसर दिया है, उनका आगम बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है। अगला क्या है कि कोयना नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो आइए देखते हैं हम लोग कोयना किसकी सहायक है। जैसे अगर हम बात करते हैं हमारे प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र की, इस तरह से ये ऐसे। अब हम क्या देखते हैं, ये प्रायद्वीपीय भारत है, माने हम इसको पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय नदी, या ये कहते हैं हम इसको पेनिनसुलर इंडिया भी बोलेंगे या पेनिनसुलर रिवर का पार्ट बोलेंगे। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, यहाँ से एक नदी निकलती है। जो नदी आती है उस नदी, ये जो क्षेत्र है पहले तो उसका नाम है महाबलेश्वर। क्या नाम है इसका? महाबलेश्वर। ये तो महाबलेश्वर से एक नदी होती हुई निकलती है और इस तरह से वो बह जाती है। ठीक है, अब ये नदी महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा होते हुए बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। अब हम क्या देखते हैं, तो ये जो नदी आई है, तो यहीं से एक नदी यहाँ इसको मिलती है, एक नदी यहाँ से मिलती है। जब भी हम कहें हेमवती, हेमा, या हम कहें भीमा, या हम कहें कोयना, तो कोयना नदी किसकी सहायक है? ये कृष्णा की सहायक है। और ये जो नदी का सिस्टम मैंने बताया है, ये कृष्णा नदी थी। कौन नदी थी? कृष्णा। कृष्णा की लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, कई बार हो सकता है इससे आपको डैम्स के नाम या बांध के नाम भी आपसे पूछे, तो आप बांध के नाम भी इसमें बता पाएंगे। बांध के नाम क्या बताएंगे कि इसके ऊपर कौन कौन से बांध भी पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बांध की बात कहें, जैसे हुसैन सागर बांध, जैसे नागा अर्जुन सागर बांध, ठीक, ये जैसे हुसैन सागर बांध करें, नागा अर्जुन सागर बांध करें। जैसे अगर हम कहें निजाम सागर बांध, तो ऐसे जो आपको बांध मिलेंगे उसको भी आप कहाँ बताएंगे? उसको भी आप कृष्णा पर ही बताएंगे। तो आपका जो आंसर है वो कृष्णा नदी है, माने ए आंसर जो है बिल्कुल सही है। तो प्यारे बच्चों, ए इज अ करेक्ट आंसर। ए क्या हो जाएगा आपका? ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आप सभी चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, जिससे ये आपको और क्लियर हो जाएगा और सिस्टमेटिक चीजें समझ आ जाएगा। अब अगला प्रश्न आपके सामने है
रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? किस युद्ध में हराया था बेटा? ये बिल्कुल क्लियर आंसर है, बैटल ऑफ प्लासी है, बैटल ऑफ प्लासी। अगर हम ये कह दें प्लासी के युद्ध में इनको हराया था, तो प्लासी का युद्ध जो है कोई गलत नहीं होगा। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हराया था। हमारे यहाँ 2 युद्ध हुए थे, एक प्लासी का, एक बक्सर का। इन दोनों युद्धों के बाद जो मुस्लिम शक्तियाँ थीं वो पूरी तरीके से भारत पे हावी हो गई थी। सॉरी, मुस्लिम शक्तियाँ पूरी तरीके से भारत से समाप्त हो चुकी थी और ब्रिटिश हुकूमत जो था वो पूरी तरीके से भारी हो चुका था। और जब ब्रिटिश हुकूमत यहाँ पे शासन सत्ता में आ गया तो धीरे धीरे मुस्लिमों को उन्होंने अपने क्या किया, अपने अधीन कर लिया। भाई ब्रिटिश शक्तियाँ जो थी, ब्रिटिश पावर ने मुस्लिम पावर्स को अपने नीचे कर लिया और इनसे ही पूरा जनता या पूरी पॉपुलेशन के से जो टैक्स का सिस्टम है वो टैक्स का सिस्टम इन्होंने स्टार्ट करा दिया। तो इस तरीके से ये सुप्रीम हो गए। ये क्या हो गए हमारे यहाँ? सुप्रीम अथॉरिटीज पे हो गए आफ्टर दिस वॉर। तो मैं समझता हूँ इतना क्लियर है। अब आपके सामने एक लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। सुबनसिरी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में बहती है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, बोथ बी एंड सी। तो मुझे जहां तक लगता है इसका आंसर डी होना चाहिए बच्चों, आसाम और अरुणाचल प्रदेश। और यह जो है ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। तो प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे किए हैं आंसर नंबर डी, सुबनसिरी नदी मतलब आसाम और अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर डी सही है। तो प्यारे बच्चों, आज का सेशन मैं यहीं पे खत्म करता हूं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बेटा, टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.